ये सवाल है। बिल्कुल। आपने सर विशाल लोकतंत्र और की बात करी, तो विशाल तो एक पार्टी भी है सर देश में। वो विशाल विशाल, पार्टी अपना अध्यक्ष, विशाल पार्टी है सर एक बहुत बड़ी, वो अपना अध्यक्ष ही नहीं चुन पा रही सर 1.5 साल से। देखिए बात यह है कि इलेक्शन तो वो तो चुन लेंगे और वो ठोक बजा के देख रहे होंगे किसी को, और मतभेद होते हैं, लेकिन ये जो बीजेपी का जो भी अध्यक्ष बनेगा, वो नंबर, उसकी जो रोल रहेगी, उसका रोल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मुकाबले सेकेंडरी रोल रहेगा। तो इतना ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है उसको। अब नड्डा जी अच्छे आदमी हैं, हमें अच्छे लगते हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, लेकिन नड्डा जी जो थे, क्या वो फ्री एजेंट थे? वो क्या वो जितना किसी पार्टी के प्रधान के पास पावर्स होती हैं, क्या उनके पास वैसी पावर्स थी? नहीं है। खारगे साहब के पास भी नहीं है, सच्चाई है ये। सही बात, दोनों जो तरफ एक जैसा ही। जो डिफेक्टो लीडरशिप होती है, सत्ता उसके पास होती है। डी जोरे लीडरशिप के पास सत्ता नहीं होती। तो डिफेक्टो जो लीडरशिप है आज के दिन बीजेपी में, नरेंद्र मोदी और अमित भाई शाह है, और डी जोरे जो है वो नड्डा साहब थे। अब उसके बाद कोई और आ जाएगा। यही यही अप्लाई करता है कांग्रेस पे। डिफेक्टो लीडरशिप जो है राहुल है, गांधी फैमिली के पास है, और डी जोरे जो लीडरशिप है वो खारगे साहब के पास है आज के दिन। जी। और अच्छी बात है कि वहां एक बैलेंस बना के वो लोग चल रहे हैं। ये होता है अक्सर कि कहीं किसी पद पे नियुक्त हो जाने से कोई नेता नहीं हो जाता। नेता तो बनते हैं, नेता अपॉइंट नहीं होते, बनते हैं। बिल्कुल सर। और इसीलिए एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है। आप देख लो आज हमारे देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देख लो, आप डीएमके देख लो, भाई आज के दिन जो डीएमके है, वो स्टालिन की फैमिली से बाहर कोई नेता बन सकता है बिना उनकी पेटनेज के? क्या अखिलेश यादव की पेटनेज के कोई नेता बन सकता है समाजवादी पार्टी में? वही बात ममता बनर्जी पे लागू होती है, वही बात बीडू जनता दल पे होती है, वही बात टीडीपी पे लागू होती है। ये डी फैक्टो लीडर्स हैं, राइट। और इनको चुनना है डी जोरे लीडर्स। और डी जोरे लीडर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसकी अहमियत जो है वो डी फैक्टो लीडर के बराबर नहीं होती। राइट। जैसे गुलजारी लाल नंदा जो थे, वो इंटरिम पीएम बनते थे, कभी वो फुल पीएम नहीं बने। बिल्कुल। तो 2 बार मौका मिला मैं सर समझ, उनको, दोनों बार। हाँ दोनों बार मिला, और उनको शायद इसीलिए बनाया गया कि भाई खतरा नहीं। काम चला लेंगे, उसके बाद हम बना लेंगे जिसको नाइट भी हमको वॉचमैन। बनाना है। हाँ जी। वो नाइट वॉचमैन थे। हालांकि वो नेता अच्छे थे, बड़े थे, लेकिन ये देखिए लाइफ में डेस्टिनी बड़ा रोल प्ले करती है। बिल्कुल सर। तो डेस्टिनी क्या बड़ा रोल प्ले कर रही है सर? नितिन गडकरी के जीवन में भी उन्होंने खुल के बोला कि मेरे खिलाफ साजिश रची गई, पैसे दिए गए और मेरे खिलाफ कैंपेन चलाया गया। ऐसा ही बात राहुल गांधी के साथ भी की गई थी। तो ये क्या दिखाता है सर, इस तरह की बातें गडकरी का बोलना इथेनॉल वाले मामले में? वही कोशिश थी कि गडकरी को थैंक यू कर दें किसी ना किसी केस में या किसी चीज में फंसा कर, क्योंकि गडकरी जो है वो अपनी एक हैसियत रखता है संघ परिवार के भीतर। वो हैसियत हो, ये बात सच है कि मोदी जी से बड़ी हैसियत नहीं है, और आज के दिन अमित शाह से भी नहीं है, लेकिन ऐसी हैसियत भी नहीं है कि उनको ऐसे निकाल दिया जाए सिस्टम से पार्टी के, जैसे कि दूध में मक्खी। वो दूध में मक्खी नहीं है, वो दूध है संघ परिवार का, वो मक्खी नहीं है। तो इसलिए, लेकिन उसमें एक ईमानदारी तो है कि जो बात सही होती है वो कहने से मुकरता नहीं है, गुरेज नहीं करता, बोल देता है। भले ही पार्टी को एम्बेरसमेंट हो या पार्टी को पशेमानी हो, लेकिन पॉलिटिक्स में सच बोलने वाले भी तो लोग होने चाहिए।
वो कमी तो पूरी कर रहा है सच बोलने वालों की। बिल्कुल सही बात है। तो इसके पीछे क्या ये जो मीडिया में भी चल रहा है कि गडकरी को बाहर निकालने की बात आपने की, क्या गडकरी को अध्यक्ष भी बनाने की चर्चाएं कुछ सुनने में आई सर, कि उनको शायद रिप्लेस कर सकते हैं नड्डा को, इसलिए उनको दोबारा जैसे पिछली बार भी हमने देखा था जब वो दोबारा अध्यक्ष बनने वाले थे तो आईटी की रेड पड़ गई थी और वो सब बातें, तो क्या वही होने वाला है क्या सर, उस तरह का कुछ? भाई उनके उनके लोग लगे हुए थे, सक्रिय लोग लगे हुए थे, और उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो आज के तत्कालीन प्रधानमंत्री के समर्थक थे, अहम लोग थे, कानूनदान थे, आप समझ गए होंगे। तो बिल्कुल। और उन्हीं लोगों ने राजनाथ सिंह के खिलाफ भी कुछ ऐसा कारकर्दगी की ताकि राजनाथ सिंह जो है वो इतने पार्टी के सिस्टम में स्ट्रांग ना हो जाए कि किसी और के लिए चैलेंज बन जाए। बिल्कुल सर। तो ठीक है सर, कहानी तो आखिरी इस मुद्दे पर आखिरी सवाल सर, आरएसएस और बीजेपी के बीच में कोई खटपट आपको लग रही है सर, है कुछ नहीं संभावना है कि खटपट है। इन होने की ये संभावना इनकी है? जो आरएसएस और बीजेपी में जो खटपट है वो मियाँ बीवी की खटपट है, अच्छा। आप समझेंगे नहीं। हाँ, और ये जो है ये आपस में लड़ झगड़ लेंगे और आपस में ही वो अपना मेल मिलाप भी कर लेते हैं और एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाते। इनमें एक बात इस और लोगों को सीखनी चाहिए आरएसएस जैसे लोगों के साथ, कि ये अपनी पार्टी तोड़ते नहीं है, हम्म, क्योंकि इनको पता है कि और जगह है नहीं हमारे पास, और इसीलिए काफी संदर्भों में इनकी प्रेजेंस हमारी पॉलिटी में खतरनाक भी हो जाती है। किसी पॉलिटिकल प्रोसेस से इनको मार्जिनलाइज करना किसी पॉलिटिकल प्रोसेस से बहुत आसान नहीं है। इनको इलेक्शन में हराना ही जरूरी है। और आज के दिन जो प्रश्न पैदा हुआ है, जो कि हाल में एसआईआर वगैरह पे जो सवाल उठे हैं और ईसीआई के रोल पे जो सवाल उठे हैं कि बीजेपी को इलेक्शन के जरिए हराना परस्पर परस्पर कठिन होता जा रहा है, क्योंकि जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं उनको मोनोपोलाइज किया जा रहा है, उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, और यही सबसे बड़ी चिंता है। किसी भी लोकतंत्र में परमानेंट गवर्नमेंट नहीं हो सकती। नो पार्टी कैन बी परमानेंटली इन पावर। मणिपुर में क्या हुआ, इतने लंबे समय तक जो वॉयलेंस चलवाते रहे उसका कारण क्या था? मैती मेजोरिटी कम्युनिटी है, बीरेन्द्र सिंह वहां से मैती कम्युनिटी के थे। तो मेजोरिटी कम्युनिटी को अगर आप कंसोलिडेट कर लेंगे अपने पक्ष में तो आप परमानेंटली पावर में होंगे। राष्ट्रीय स्तर पे भी यही कर रहे हैं कि भाई अगर हिंदू एकजुट हो जाए, इनके साथ हो जाए, तो परमानेंटली पावर में होंगे, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपोजिशन ही खत्म हो जाएगा। और इस सिचुएशन को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी एक संस्था के पास सॉल्यूशंस नहीं है, और किसी एक संस्था पे इस देश का भविष्य निर्धारित नहीं कर सकती। एक संस्था इस देश का भविष्य आप और हम निर्धारित करेंगे, जनता करती है। कोई संस्था, एक विचारधारा वाली संस्था, कोई एक विचारधारा वाली संस्था हमारे देश का भविष्य निर्धारित नहीं कर सकती। खासकर ऐसे विचारधारा वाली संस्था जिसकी विचारधारा पे इस देश में एक राय नहीं है। मेजॉरिटी इज नॉट विद द बीजेपी। मैंने से मेजॉरिटी, मैं फर्स्ट पास द पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। बीजेपी क्या 50% से ज्यादा वोट पाती है क्या? 37 मैक्सिमम 38 बस। फिर तो जो पार्टी इतने परसेंटेज वोट पाती है और ये महत्वाकांक्षा रखती है कि मैं परमानेंटली पावर में रहूं, तो वो तो लोकतंत्र के साथ अन्याय है ना। बिल्कुल सही बात। आपके हमारे साथ अन्याय है ना, जनता के साथ अन्याय है ना। और
जो सिस्टम हमारे पूर्वजों ने हमको दिया, उस पे उसका बहुत भारी, मैं समझता हूँ, डिसफिगरमेंट है। इतना डिसफिगर करना चाहते हैं एक सिस्टम को कि भाई हमारी सरकार ऐसा सिस्टम आ जाए कि हम परमानेंटली पावर में रहें, हमको कोई हटाने वाला ना हो, और जनता के पास कोई ऑप्शन है भी तो लागू ना हो सके।